नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली जीके टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सेट 10 की हिंदी और इंग्लिश में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाते हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में सॉल्व कराए जाते हैं। इस सीरीज़ के बाकी के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर ये कार्ड बनकर आ रहा है, यहाँ पर भी टच करके बाकी के पार्ट्स आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो स्टैटिक जीके जीएस भी आपको डेली रोजाना इवनिंग में तैयार कराया जाता है। इसके बाद ही इसकी क्विज़ भी सॉल्व कराई जाती है। आपको MZT ऐप पर इसकी क्विज़ मिल जाती है, तो आप लोग MZT ऐप इंस्टॉल करके रखो, वहाँ से जाकर के आप डेली क्विज़ के माध्यम से अपना रिवीजन भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको बता दूँ दोस्तों, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कल की वीडियो में, कल के पार्ट्स में फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन है, आज बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चैप्टर वाइज भी कवर करते चल रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये, तो फिर आने वाले आपके सभी एग्जाम में हेल्पफुल होने ही हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्नेहक के उपयुक्त उपयोग से क्या कम नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले तो स्नेहक समझिए होता क्या है, लुब्रिकेंट होता क्या है। तो दोस्तों, लुब्रिकेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे चिकनाहट आता है, ठीक है, चिकनाहट लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो फिर जहाँ पर घर्षण होगा वहाँ पर ही इसका यूज़ हो सकेगा, ठीक है। घर्षण यानी फ्रिक्शन, तो घर्षण मतलब होता है रिजिडनेस, ठीक है। तो रिजिडनेस या घर्षण जहाँ पर होता है, फ्रिक्शन जहाँ पर होता है, उसको कम करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, जहाँ पर घर्षण आपको दिख जाए वहीं पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस में आपको बी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, जड़त्व, इनर्शिया, जहाँ पर लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं किया जाता है जड़त्व के केस में। क्यों? जड़त्व का दोस्तों कॉन्सेप्ट ही अलग है। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में ही रहने का प्रयास करती है। अगर वो विरामावस्था में है, यानी कि अगर वो स्टेबल है, तो उसी में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कोई बल लगाकर उसे रोका ना जाए या फिर उसे और तेज़ ना किया जाए, ठीक है। तो यानी जड़त्व के केस में लुब्रिकेंट का कोई यूज़ तो हुआ नहीं, इसमें तो फोर्स का यूज़ होता है अगर हम उसकी स्थिति को चेंज करना चाहें तो फिर यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जड़त्व ही ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर जहाँ पर लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं किया जाता। बाकी सर्पी घर्षण में और स्थैतिक घर्षण में यहाँ पर लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है जिससे चिकनाहट लाई जा सके, फिसलाहट लाई जा सके, ठीक है। तो लुब्रिकेंट वही होता है जो फिसलन लाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर की जीव रेखा है? मानव शरीर की जीवन रेखा, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स। ए ऑप्शन अगर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। कार्बोहाइड्रेट्स को मानव शरीर की जीवन रेखा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस शरीर में जो एनर्जी हमारे आती है, उस एनर्जी में 50 to 75% का हिस्सा योगदान इसी का रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही रहता है। 50 से 75% की मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट्स ही करती है। अब देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये भोजन के संचय करने की तरह कार्य करते हैं, भोजन को स्टोर करने की तरह कार्य करते हैं, विटामिन सी का निर्माण भी करते हैं, साथ ही साथ जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है उसका निर्माण कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ही होता है। क्लियर? तो इतना पॉइंट्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू याद रखना है। अगला है, इन्वर्टर परिपथ यूज होता है, इन्वर्टर सर्किट। अब देखिए, इन्वर्टर सर्किट किस लिए यूज़ किया जाता है? आपको उस दिन बताया गया था कि रेक्टिफायर जो होता है वो AC को DC में चेंज करता है, लेकिन क्या आपने सोचा कि कोई ऐसा डिवाइस हो जो DC को AC में चेंज कर दे? तो बिल्कुल, DC को AC में चेंज करने के लिए डिवाइस है इन्वर्टर। घरों में यूज होने वाला इन्वर्टर DC को AC में चेंज करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको C जो मिल रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है। DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में शिफ्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है, और AC को DC में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। रेक्टिफायर में डायोड का यूज़ किया जाता है, कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। और कौन कौन से ट्रांजिस्टर हैं? देखो दोस्तों, जो भी कोई एक एनर्जी है अगर दूसरी एनर्जी में चेंज कर रहा है तो उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ठीक है।
और कौन कौन से ट्रांसड्यूसर आप लोग सुने होंगे। देखिए दोस्तों, कोई एक प्रकार की एनर्जी है, उसको दूसरे प्रकार की एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है तो उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होती है जो एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी प्रकार की एनर्जी में चेंज करे। अब ये ट्रांसड्यूसर हर एक फील्ड में होते हैं। कौन कौन से फील्ड में, जैसे मान लीजिए भी यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है, अगर इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है तब हम लोग डायनोमो का यूज़ करते हैं। डायनोमो भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है, कोई वॉइस है, वॉइस सिग्नल है, वॉइस सिग्नल को अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना है तो फिर माइक का यूज़ करते हैं। माइक भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर हो गया। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको अगर हम लोग वॉइस सिग्नल में चेंज करना चाहें तो स्पीकर का यूज़ करते हैं। तो लाउड स्पीकर भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है, आप लोग अगर देखेंगे ऐसे आपके आसपास भी बहुत सारे ट्रांसड्यूसर हैं। आप लोग विद्युत बल्ब को ले लीजिए, आपके यहाँ जो विद्युत बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर हो गया। तो आई थिंक आप लोग हमारी बात समझ पा रहे हैं। आप लोग सोचिए अपने माइंड में अभी कि 10 आपके आसपास कौन से ट्रांसड्यूसर हैं, 10 ऐसे ट्रांसड्यूसर कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इसे एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई 1929 से, यानी कि 1929 में पहली बार ये दिया गया था। ठीक है, और अभी जो रिसेंट में दिया गया है उसके बारे में अगर बात करें, उसके विजेताओं के बारे में अगर बात करें तो अभी रिसेंट वाला 9 फरवरी 2020 को दिया गया और संस्करण था इसका 92वां। कौन था? 92 संस्करण था, एडिशन था इस बार का। और इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जोकिन फियोनिक्स ने निभाया है। जोकिन फियोनिक्स जोकर मूवी के हीरो थे, जोकिन फियोनिक्स, उन्हें मिला बेस्ट एक्टर का खिताब। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला रेनी जेलवेगर को। किसे? रेनी जेलवेगर को। बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई? तो बेस्ट पिक्चर चुनी गई दोस्तों पैरासाइट। कौन सी? पैरासाइट। तो ये ऑस्कर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन थे, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिल्म के जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है? आरम, आरम दोस्तों किसे कहा जाता है? देखिए, आरम एक लैटिन नेम है और इसके पहले 2 वर्ड से हम लोग डिनोट करते हैं केमिकल, एक सिंबल यूज करते हैं सोने का। ठीक है, सोना को, गोल्ड को क्या कहते हैं? एयू के नाम से आप लोग जानते हैं केमिकल फॉर्म में। ठीक है, केमिस्ट्री में एयू का मतलब सोना होता है, आप सभी लोग को पता है। ठीक है, एजी मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, तो एयू को आरम कहा जाता है, इसका लैटिन नेम जो है वो है आरम। अब हम लोग सोना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन कौन सा? सबसे पहला तो यही होगा जो ये क्वेश्चन है कि सोना को आरम कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, सोना दोस्तों ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में, और मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाए जाने वाला ये एकमात्र धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोना दोस्तों सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है, सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब चाहे जितना इस पर टक्कर मारा जाए, ठोस मारा जाए या पीटा जाए इसको, तो ये फैलता जाएगा, ये टूटेगा नहीं। ठीक है, ये सोना की क्वालिटी होती है। एक और पॉइंट इसका कि ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, सबसे कम क्रियाशील धातु होता है सोना। शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों वो होता है 24 कैरेट का। अब देखिए, यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लोगों से कहा जाता है कि ये जो आप आभूषण यूज़ कर रहे हैं या फिर जो सुनार होता है वो अगर बेच रहा है तो वो कहेगा कि ये 24 कैरेट गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड का बना है, प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड का ये आभूषण है। जबकि सच्चाई ये है कि 24 कैरेट अगर गोल्ड होगा तो उसका कोई आभूषण बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि दोस्तों सोना जो होता है बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है। इतना ज़्यादा लचीला होता है कि अगर वो 24 कैरेट का है यानी शुद्ध पेवर है तो फिर उसका कोई आभूषण आकार ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो आभूषण के आकार में हो ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से क्या किया जाता है, उसमें कुछ मिलावट की जाती है। मिलावट करने के बाद वो हो जाता है 22 कैरेट का। ठीक है, तो 22 कैरेट या फिर जिस प्रकार जितनी मिलावट की जाए वो तो मिलावट पर डिपेंड करती है। तो फिलहाल जो आभूषण के रूप में यूज़ किए जाते हैं सोना, गोल्ड, वो होते हैं 22 कैरेट के। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आभूषण के रूप में कौन से सोना यूज़ किए जाते हैं, कितने कैरेट के, तो आप बताएंगे 22 कैरेट के। ठीक है, 22 कैरेट के। 24 कैरेट गोल्ड का आभूषण बन ही नहीं सकता है, इतना ज़्यादा लचीला है होता है। ठीक है, और आघात वर्धनीय तो होता ही है। इसका मतलब चाहे जितना इसको खींचते जाओ, ये एक बाल से भी पतले
मोटाई में हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, ये खींचता चला जाएगा, लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है? शुगर फास्फेट। शुगर फास्फेट दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है। इन अगर ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स ये पाए जाते हैं। इसकी खोज दोस्तों की थी आल्टमैन ने। किसने? आल्टमैन ने इसकी खोज की थी 1886 में, 1886 में इसकी खोज की थी। लेकिन बाद में बेंडा ने, किसने? बेंडा ने बाद में इसका नाम चेंज करके माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। पहले था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम कर दिया बेंडा ने। क्लियर? ये कोशिका का श्वसन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या जो सेल्स में होती है कोई निश्चित नहीं होती है कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे ये आप लोग। सेल्स के ये पावर हाउस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ दोस्तों विरंजक के रूप में किया जाता है, यानी किसी का अगर रंग उड़ाना हो तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 इसका होता है केमिकल फार्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Cl2 यहाँ पर क्लोरीन इसमें पाई जा रही है। तो क्लोरीन के बारे में मैंने आपको बताया था उस दिन कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, विरंजक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है एल्कोहलीय पेय क्या होता है? तो एल्कोहलीय पेय दोस्तों यानी ऐसा पेय पदार्थ जिसमें अल्कोहल हो ज़्यादा, तो वो एथाइल अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, जो पीने लायक होता है। ठीक है, अगर हम लोग एल्कोहलीय पेय में अगर यहीं पर मिथाइल अल्कोहल मिला दें, ध्यान से समझिएगा, अगर मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाए, उसको अगर सेवन किया जाएगा, तब इसका तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अंधा भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति है वो अंधेपन का भी शिकार हो सकता है अगर मिथाइल अल्कोहल वो पी ले। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH। और वहीं एथाइल अल्कोहल के बारे में बात की जाए तो ये C2H5OH होता है, जो सामान्यतः लोग शराब के रूप में पीते हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, चौथी अवस्था क्या कहलाती है? आप लोग 3 अवस्था जो भौतिक रूप में पाए जाते हैं उनको जानते होंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा होता है इसे दोस्तों चौथी अवस्था कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस तो आप लोग जानते हैं ये फिजिकल रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा एक होता है, ये होता है पदार्थ की चौथी अवस्था, इसको कहा गया है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा के केस में दोस्तों जब पदार्थ को बहुत ज़्यादा आयनीकृत गैस के रूप में देखा जाता है, बहुत ज़्यादा ताप पर, बहुत ही ज़्यादा ताप पर, अत्यधिक उच्च ताप पर दोस्तों जब आयनीकृत हो जाता है कोई पदार्थ, तो उस अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। ये जनरली दोस्तों सूर्य में पाया जाता है। ठीक है, सूर्य के आसपास पाया जाता है प्लाज्मा, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट इसकी ज़रूरत होती है इसको। ठीक है, तो अत्यधिक उच्च ताप पर जहाँ भी आपको प्लाज्मा दिखेगा, आपको ये पॉइंट याद करना है, अत्यधिक उच्च ताप पर जब पदार्थ आयनीकृत कर दिया जाता है, उसके गैस के रूप में जब फॉर्मेट में आ जाता है, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। ये तो हो गई चौथी अवस्था। अब एक और अवस्था मैं बता रहा हूँ, पदार्थ की 5वीं अवस्था भी होती है। कौन सी होती है? पदार्थ की 5वीं अवस्था ये है जब अत्यधिक ताप ना होकर के बहुत ही लो टेम्परेचर कर दिया जाए। अत्यधिक ताप वाले को हम लोग कहें चलो प्लाज्मा है। जो सबसे कम ताप वाला होगा ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? तो ऐसे पदार्थ को जो सबसे कम, अत्यधिक निम्न ताप पर हो, उसे पदार्थ की 5वीं अवस्था कहते हैं। और इस पदार्थ का नाम दिया गया 2 महान साइंटिस्ट के नाम पर, बोस आइंस्टीन। बोस और आइंस्टीन के नाम पर इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टीन संघट्ट। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है, बोस आइंस्टीन संघट्ट जो होता है, वो होता है पदार्थ की 5वीं अवस्था। तो अब से अगर कोई पूछे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तब आप बताएंगे 5। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारत में भाषाई राज्यों का गठन निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन जब किया गया तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि दोस्तों उस समय क्या होता था, तमिल भी था, तेलुगु भी था, ठीक है, कन्नड़ भी था, तो ये सब लैंग्वेजेस सब एक थी। तो वहाँ पर भाषाई आधार पर ये भी कहा गया कि चलो अब भाषाई आधार पर एक बार फिर से राज्यों का विभाजन हो।
तो भाषाई आधार पर फिर से राज्यों का विभाजन करने का निर्णय लिया गया और सबसे पहला जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना, भाषाई आधार पर राज्यों के रूप में अलग होने वाला। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश से एक और राज्य अलग हुआ, तेलंगाना। ये 2 जून 2014 को अलग हुआ तेलंगाना। ये भी कहीं ना कहीं भाषाई आधार पर ही अलग हुए हैं। तेलुगु भाषा वाले अलग चले गए, आंध्र भाषा वाले अलग चले गए। ठीक है, 2 जून 2014 के बाद से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। अब देखिए कौन सी नदी है इसमें से जो उत्तर दिशा की तरफ बहती है। तो उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों चंबल नदी बहती है। आप लोग देखेंगे ऑप्शन, कावेरी नदी है, कावेरी नदी के बाद नर्मदा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कावेरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, मैंने आपको उस दिन बताया था इसी सीरीज़ में, ये ऐसी 2 बड़ी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सभी नदियां जनरली पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी बड़ी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और वहीं चंबल नदी एक ऐसी नदी है दोस्तों जो उत्तर की तरफ बहती है। कैसे? ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है और आ करके ये यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, यमुना नदी की ये सहायक नदी है चंबल नदी, तो ये उत्तर की तरफ हुई। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, असम से होकर के गुजरती है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स दोस्तों आपको पता होना चाहिए और नदियों पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो, कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगती है और शेयर भी कर दिया करो। आपके कमेंट्स पढ़कर दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है, अगले दिन मैं और प्रयास करता हूँ और अच्छे से आपको समझाऊँ। तो इस वजह से आप लोग कमेंट करके हमें बताया करो वीडियो कैसी लग रही है, कितना हेल्पफुल लग रही है। और मैं ये मानता हूँ कि क्वेश्चंस इसमें इस प्रकार से दिए जाते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में सहायक होंगे। ठीक है, चाहे आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये मेरे एग्ज़ाम में भी आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाने ही जाने हैं। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होनी ही है। तो आप लोग इस सीरीज़ को मिस मत करो। जैसे आप लोग डेली करंट अफेयर रोज़ाना देखते हो, वैसे आप लोग डेली स्टैटिक जीके भी रोज़ाना देखने की आदत डालो। इसकी क्विज़ भी आप लोग जा करके एनजेटी ऐप से सॉल्व कर लिया करो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो महात्मा गांधी जी दोस्तों ये इंग्लिश में भी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया करते थे और यंग इंडिया नाम था इस पत्रिका का। जो साप्ताहिक पत्रिका थी अंग्रेजी में थी, यंग इंडिया नाम था इसका। ठीक है, अंग्रेजी महात्मा गांधी जी की कुछ और भी पत्रिकाएं थी जो पब्लिश हुआ करती थी। यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया, हरिजन पत्रिका का भी ये संपादन किया करते थे। तो हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस में कुछ और देखिए, ये केसरी, केसरी नाम की पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो केसरी दोस्तों ये मराठा पत्रिका थी और बाल गंगाधर जी तिलक जी इसके संपादक थे। ठीक है, इनके द्वारा ये संपादित किया जाता था। कामरेड, कामरेड पत्रिका क्या है? ये दोस्तों मोहम्मद अली द्वारा ये संपादित किया जाता था। मुंबई क्रॉनिकल, मुंबई क्रॉनिकल दोस्तों ये फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा पब्लिश किया जाता था। किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा, 1910 से शुरू हुआ था। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका क्षुद्रतम जीवित कोशिका है? सबसे छोटी जीवित कोशिका किसकी कोशिका है? तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो होती है वो क्षुद्रतम जीवित कोशिका होती है। ठीक है, बहुत ही छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। ओके, अब देखिए कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को दोस्तों साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या? साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके साथ ही कोशिका शब्द का पहला प्रयोग दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका का यूज ये किए थे। ठीक है, कोशिका वर्ड का यूज किया थे। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई पूछी जाएगी, कोशिका का नाम ही आप बताएंगे। सबसे पहले अच्छा देखिए, नाम पहले दिया अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया कोशिका वर्ड का। ठीक है, सेल वर्ड का। लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए दूरबीन से जीवित कोशिका को देखा किसने, तब आप बताएंगे वान ल्यूवेनहॉक ने। किसने? वान ल्यूवेनहॉक ने। तो सबसे पहले देखा पूछा जाए तो वान ल्यूवेनहॉक, और सबसे पहले इसका नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने। क्लियर?
और मनुष्य के शरीर में दोस्तों सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका को माना जाता है, ठीक है। और सबसे क्षुद्रतम तो ये माइक्रोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकमा हो ही गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो दोस्तों उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दोस्तों क्लोरीन में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता आबंध ऊर्जा वाला पाया जाने वाला ये हैलोजन है, क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होते हैं, क्षारीय धातु क्या होते हैं, क्षारीय मृदा धातु क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, या फिर ऐसे मटेरियल जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि मटेरियल को नहीं काटा जा सकता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताया हुआ हूँ। किसने बताया हूँ? मैं आपको एक आवर्त सारणी की वीडियो दिया हूँ, एक या दो वीडियो दिया हूँ। एक तो फुल कॉन्सेप्ट की है और दूसरा जो है उस पर 50 प्रैक्टिस सेट की है। दोनों वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, बहुत ही अच्छी है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर। आप उन दोनों वीडियोज़ को देख लेंगे तो समझिए आधी केमिस्ट्री तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई केमिस्ट्री की, तो आधा केमिस्ट्री आपका तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? सबसे पहला समाचार पत्र दोस्तों बंगाल गजट हुआ था भारत में प्रकाशित, ठीक है, बंगाल गजट। ओके, अच्छा, सबसे पहले इंटरनेट पर अपलोड होने वाला अखबार कौन सा है? तो वो आप बताएंगे द हिंदू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। द हिंदू न्यूज़पेपर दोस्तों सबसे पहले द हिंदू न्यूज़ जो था वो इंटरनेट पर आया था। चलिए नेक्स्ट, अगला है कालाजार किसके द्वारा होता है? कालाजार दोस्तों ये होता है लीशमैनिया डोनोवेआई के द्वारा। किसके द्वारा? लीशमैनिया डोनोवेनाई के द्वारा होता है। ये एक परजीवी होता है, इसी के थ्रू होता है। कालाजार रोग के केस में क्या होता है कि जो अस्थिमज्जा होती है, जो बोन मैरो होती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। अच्छा, इस रोग की जो वाहक होती है वो बालू मक्खी होती है। कौन सी? बालू मक्खी जो होती है वो कालाजार रोग की वाहक होती है, ठीक है। इस केस में जब कालाजार हो जाता है तो तेज़ बुखार होता है, ये इसके लक्षण हैं। आपको कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम दोस्तों इसके कारण मलेरिया होता है। एक और दिख रहा है ट्रिपैनोसोम। ट्रिपैनोसोम के कारण स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, यानी सोने वाली बीमारी हो जाती है, ठीक है, स्लीपिंग वाली बीमारी हो जाती है, बार बार नींद आती है। अगला, कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों जब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:2:1 की रेशियो में आ जाएं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस में देखिए एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब इसका मल्टीप्लाई चाहे जितने से कर दिया जाए, यानी n से कर दिया जाए, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ही तो रहेंगे। बाकी के केस में देखिए CN यानी कि कार्बन का मान लीजिए N है, हाइड्रोजन का 2, बाकी का N नहीं, ये नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि जो कार्बन हो वो हाइड्रोजन उसका 2 गुना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ N का 2 गुना हाइड्रोजन नहीं है। अगला CnH2n+2। अब चूंकि दोस्तों इसमें लिखा वैसे नहीं जा सकता है, तो ये CnH2n+2 जो है ये भी नहीं होगा ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पर H2n तो है लेकिन यहाँ पर 2 है प्लस में, ठीक है। और ऑक्सीजन के नहीं है परमाणु, इसमें ऑक्सीजन भी होना चाहिए, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा पहला वाला। तो मेन पॉइंट क्या है आपको याद रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 1:2:1 के ही रेशियो में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर होना है तो। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है ना वो शुगर और स्टार्च के माध्यम से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ठीक है। स्टार्च और शुगर के रूप में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का जंतु और मनुष्य ग्रहण करते हैं। और मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि 50 से 75% की एनर्जी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ही आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की माप कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन की माप, वाष्पोत्सर्जन की माप दोस्तों पोटोमीटर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? पोटोमीटर के द्वारा। अब देखिए बाकी के ऑप्शन में नज़र डालते हैं। सोनोमीटर जो होता है, अभी मैंने आपको इसी सीरीज में बताया था उस दिन, फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करता है। पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन की माप करता है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जो तो दोस्तों जो होता है ये EMF की, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EMF का मेज़रमेंट करता है, ठीक है। तो EMF का जब ये मेज़रमेंट करता है तो जो अगर कोई शॉर्ट रेजिस्टेंस है या फिर वोल्ट मीटर या अमीटर है तो इसके कैलिब्रेशन में भी ये यूज़ किया जाता है पोटेंशियोमीटर। पोरोमीटर, पोरोमीटर इसे पायरोमीटर कर लीजिए।
पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज़ दोस्तों किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं के टेम्परेचर को फाइंड करने में, ठीक है। अगर कोई दूर स्थित वस्तु है उसका टेम्परेचर ज्ञात करना है तो पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। क्लियर है बिल्कुल। और मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप लोग दोस्तों जो भी ये क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं इस सीरीज में, ऐसे कई क्वेश्चन हैं जैसे आविष्कार और आविष्कारक हो गए, ये मेजरमेंट करने वाली डिवाइसेस हो गए, या उसकी मेजरमेंट को क्या कहते हैं ये हो गया, यूनिट्स हो गए, मात्रक हो गए, इन सब चीज़ों को एक जगह लिस्ट बना करके लिख लीजिए। क्योंकि यहाँ अगर आप लोग तैयारी कर लेंगे इस चीज़ की तो इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाया करेंगे। ये केवल याद करने वाली चीज़ है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से 1-2 क्वेश्चन बना ले जाएंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। अब देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, यकृत, लीवर। लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन दोस्तों 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के बीच में होता है। अच्छा, यकृत जो होता है यही पित्त का स्राव करता है। पित्त यानी बाइल, ठीक है। बाइल का, पित्त का स्राव यकृत के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, होता है वहीं पर। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कपूर का शोधन होता है। अब देखिए कपूर, अभी उस दिन बताया गया था आपको, कपूर जो होता है इसका शोधन ऊर्ध्वपातन के केस में होता है। ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसका शोधन किया जाता है। अब ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या है इसको आप बताएंगे। आज का आपके लिए क्वेश्चंस है ये, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। और क्या क्या क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये है, आप ऊर्ध्वपातन बता दीजिए, साथ ही साथ क्वथनांक बता दीजिए, ये भी आपको बताया गया है। संघनन बताया गया है आपको, संघनन भी बता दीजिए ये क्या होता है। दोस्तों अगर आप लोग भी साथ साथ में कमेंट करोगे आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी, आप भी जो चीज़ पढ़ कर आ रहे हो पीछे वो रिविज़न होता रहेगा, तो आप लोग रिवाइज भी करते चलो। बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी, सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आप लोग शेयर करते हो जब वीडियो का रिस्पांस अच्छा आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। और अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसकी क्विज़ मिल जाएगी आपको MZT ऐप पर, बाकी वीडियोज़ की भी क्विज़ आपको वहीं पर मिलेगी, आप लोग वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।